हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, अगर वस्तुओं को अलग अलग पोजीशन पर रखा जाए तो उनकी इमेजेस कहां कहां पर हमको मिलती हैं, इस बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रतिबिंब बनाने के नियम को जानने से पहले हमने पिछली वीडियो में जाना था कि प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम था कि अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमने बताया था कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना मुड़े उसी रास्ते से सीधी वापस लौट आती है। तीसरा नियम हमने बताया था, अगर कोई किरण मुख फोकस से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करते हुए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी जाए, यानी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर अनंत दूरी पर रख दी जाती है तो उसके प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। पहली किरण जो चलेगी वस्तु से वो दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। ये किरण जो जा रही है वो किससे होकर जा रही है, फोकस से। अब दर्पण से ये टकरा गई, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होकर ये किरण मुड़ेगी और मुड़कर किस दिशा में जाएगी, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख अक्ष, अब हमको ये कैसे पता चले मुख अक्ष कौन सी है, हमने बताया था, इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि वह सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उस रेखा को हम दर्पण की क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। अब इसमें कौन सी है, दर्पण का वक्रता केंद्र C यहाँ पर है और दर्पण का ध्रुव ये है और इससे होकर जाने वाली एक सीधी रेखा ये है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, मुख अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख अक्ष कहलाएगी। अब वस्तु से जो पहली किरण चली है वो किससे होकर जा रही है, दर्पण के फोकस से होकर जा रही है और फोकस से होकर जाकर दर्पण से टकरा रही है। टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद क्या हो जा रही है, मुख अक्ष के समांतर हो गई। ये तो हो गई पहली किरण की बात। अब दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अभी हमने बताया था वक्रता केंद्र से जो किरण होकर जाती है वो अपने बिना रास्ते को बदले उसी रास्ते से वापस लौट आती है, यानी कि जिस रास्ते से ये किरण जा रही है उसी रास्ते से ये वापस लौट आएगी। अब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे पहली किरण परावर्तन के पश्चात इस रास्ते से मुख अक्ष के समांतर हो गई, दूसरी किरण उसी रास्ते से वापस लौट आई। दोनों किरण आपस में कहां मिली, ए डैश वाले पॉइंट पर मिली। यहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा, जो कि मुख अक्ष के कैसा होगा, लंबवत होगा। यानी लंबवत का मतलब मुख अक्ष के साथ में ये वस्तु कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, यानी ये 90 अंश का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं ये प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। चूंकि जो प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनते हैं वो सभी कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। दर्पण के सामने बनते हैं वो सारे प्रतिबिंब कैसे कहलाते हैं, वास्तविक कहलाते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, दर्पण के जो प्रतिबिंब सामने बनेगा वो कैसे कहलाएगा, वास्तविक। यानी कि ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रकृति वास्तविक हो गई। ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। चूंकि वस्तु अनंत दूरी पर रखी है तो वस्तु का आकार बहुत बड़ा होगा और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब दूसरी पोजीशन पे बात करते हैं। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। कहां पर ले आते हैं, इस मुख अक्ष पर ले आते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ले आते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को रख दें तब उसकी पोजीशन क्या रहती है, इसके बारे में बात करते हैं। अब वस्तु को ले आए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि मुख अक्ष पर ले आए, तो पहली किरण जो चलेगी, यानी वस्तु ए बी से पहली किरण क्या चलेगी, मुख अक्ष के समांतर चलेगी। हम जानते हैं मुख अक्ष की किरण जो समांतर चलती है, अगर उसका दर्पण से परावर्तन होता है तो किससे होकर जाती है, वो मुख फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराई, टकराने के बाद किससे होकर गई, मुख फोकस यानी एफ से होकर जा रही है। दूसरी किरण की बात करते हैं। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो बिना अपना रास्ता बदले उसी रास्ते से वापस लौट आएगी।
परावर्तन के पश्चात यानी लौटते समय, परावर्तन का मतलब लौटते समय जब दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, वहां पर वस्तु ए बी का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और लौटते समय कहां मिल रही है, ये लौटते समय ए डैश पर मिली, और यहां से भी ये आते समय कहां पर मिली, ए डैश पर मिली। तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, सबसे पहले हमें वही चीज देखनी है, ये प्रतिबिंब कहां बनना है, मुख अक्ष के ऊपर बनना है या नीचे बनना है। मुख अक्ष के ऊपर रखी है वस्तु, यानी कि वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख अक्ष होगी, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, मुख अक्ष हो गई, मुख अक्ष। और प्रतिबिंब कहां रखा है, प्रतिबिंब कहां पर बनना है, मुख अक्ष के नीचे बनना है, इसका मतलब उल्टा होगा। और दर्पण के सामने बनना है, दर्पण के प्रतिबिंब जो भी सामने बनते हैं वे कैसे कहलाते हैं, वास्तविक कहलाते हैं। तो ये प्रतिबिंब आपका कहलाएगा वास्तविक। और कैसा बनना है, उल्टा बनना है। वस्तु का आकार अब भी बड़ा होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब वस्तु का थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी उठा के कहां पर ले आते हैं, वक्रता केंद्र सी पर रख के देखते हैं तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है। अब वस्तु को हमने कहां पर पहुंचा दिया, वक्रता केंद्र सी पर रख दिया, तो पहली किरण वही प्रक्रिया होगी, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से जब परावर्तन होगा टकराकर किससे होकर जाएगी, उसके फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण इसकी फोकस से होकर जाएगी, वक्ता केंद्र से जा नहीं सकती क्योंकि वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हुई है, इसलिए दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें ए डैश पर मिलेंगी, परावर्तन के पश्चात कहां पर मिल रही हैं, ए डैश पर। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मुख अक्ष के लंबवत बन जाएगा। तो अब यहां पर हमें देखना है वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनना है, तो हमें वही बात याद रखनी है, प्रतिबिंब कहां बनना है, मुख अक्ष के नीचे या ऊपर। तो मुख अक्ष कौन सी होती है, जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर वक्ता केंद्र सी ये है, ध्रुव ये पी है, और ये जा रही है सीधी रेखा, इस रेखा को क्या कहेंगे हम, मुख अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख अक्ष। अब मुख अक्ष के नीचे वस्तु रखी है, मुख अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब बनना है मुख अक्ष के नीचे। तो इसके लिए इसका मतलब यह हुआ प्रतिबिंब तो उल्टा हुआ और दर्पण के सामने है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा। अब यहां पे बात करते हैं साइज की। तो साइज जब वस्तु के वक्ता केंद्र वस्तु रख देते हैं तब उसका साइज वस्तु के साइज के बराबर हो जाता है। जो वस्तु का आकार है वही प्रतिबिंब का आकार होगा, यानी कि वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब 3 पोजीशंस के बारे में हम बात कर चुके, अब आते हैं चौथी पोजीशन। अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब कहां पहुंचाते हैं, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखकर देखते हैं कि अब क्या पोजीशन आती है जब वस्तु वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच में स्थित हो। अब हमने वस्तु को यहां रख लिया, तो पहली वस्तु ए बी, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात, तो मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और जो दर्पण से फिर परावर्तन होगा तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई। मुख अक्ष कौन सी है, जो रेखा वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है सीधी रेखा, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये मुख अक्ष हो गई, ये मुख अक्ष के समांतर हो गई। परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, ए डैश पर। ए डैश से हमने एक लंबवत रेखा खींच ली जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश। अब यहां पर भी वही चीज चेक करेंगे, मुख अक्ष के वस्तु मुख अक्ष के ऊपर रखी हुई है, प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनना है, इसका मतलब उल्टा हुआ। दर्पण के सामने बनना है, इसका मतलब वास्तविक हुआ। अब आकार थोड़ा वस्तु प्रतिबिंब का बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक वक्ता केंद्र पर अनंत पे था तो वस्तु का आकार छोटा था। अनंत से जब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में लाए वस्तु को, तब भी वस्तु का आकार कैसा रहा, छोटा रहा। जब वस्तु का
हमने वक्ता केंद्र पर रखा तब आकार कैसे हो गए, वस्तु के और प्रतिबिंब के आकार बराबर हो गए। अब यहां पर वस्तु का आकार छोटा हो जाएगा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कि वस्तु की जो प्रकृति होगी पहले वास्तविक होगी, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं। अब वस्तु को उठाकर ले आते हैं फोकस पर, मुख्य फोकस पर रखकर देखते हैं तब क्या पोजीशन होती है। वही प्रक्रिया, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के बाद इसका परावर्तन होकर किससे जाएगी, मुख्य फोकस से होकर बाहर की तरफ निकल जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें बहुत आगे चलकर मिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसको डायग्राम में मिला पाना संभव नहीं होगा, इसलिए ये दोनों किरणों को हमें पता चल रहा है दोनों किरणें झुकती हुई जा रही हैं। अगर दोनों किरणें एक की तरफ झुकती हुई जाती हैं तो आगे जाके मिलने की उनकी संभावना होती है। तो ये दोनों किरणें आगे की तरफ झुक रही हैं तो ये बहुत आगे लंबी दूरी तय करके आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। वहां जहां पर भी ये किरणें मिलेंगी वहां पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि ये किरणें मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी इसलिए इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। बहुत दूरी पे मिलेंगी तो वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, और दर्पण के सामने है इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होगी, यानी कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब आते हैं अब वस्तु को पहुंचाते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, वस्तु ए बी को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें आगे चलकर फैलती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए इनकी मिलने की संभावना ना के बराबर है। अब जब हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पीछे के ए पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती हैं। ए पॉइंट्स ए डैश पर मिलती हुई नजर आती है। ए डैश से एक हमने लंबवत रेखा खींच ली, ए डैश बी डैश, जो मुख्य अक्ष के साथ में कितने अंश का कोण आती है, 90 डिग्री का। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। चूंकि ये दर्पण के पीछे मिल रही हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही हैं तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर मिलने वाला प्रतिबिंब हमेशा वो सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। यानी कि ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आज की वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब का बनने के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।